जो आ जाओ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में। इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। यहाँ हम लोग क्या करेंगे बेसिकली कि इस चैप्टर में जो हमारे पास स्पेस में लाइन होगा उसका इक्वेशन रीड करेंगे। मतलब उसके दो इक्वेशंस पढ़ेंगे, एक तो वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है उसको भी हम लोग रीड करेंगे। फिर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है ऑलरेडी आप जानते हो। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होगा कि एक्स और वाई में रिलेशन, और वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होगा कि किसी भी रैंडम पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग उसके पोजीशन वेक्टर में रिलेशन। अब इसका क्या मतलब है समझ जाओगे। सबसे पहले ये देखो कि ए लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड। हम ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन जो होगा हमारा यूनिकली डिटरमाइंड कब होगा। देखो ए लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड मतलब किसी लाइन को हम यूनिकली डिटरमाइन कब कर सकते हैं, लाइन यूनिकली कब मिलेगा हमें। पहला कंडीशन क्या है, इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज अ गिवन डायरेक्शन। इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज अ गिवन डायरेक्शन। मान लो कि मैंने कोई एक लाइन ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो, मान लो कि मैंने कोई लाइन ले लिया और लाइन पे मैंने बोला ये हमारा स्पेस में लाइन है, ठीक है। ध्यान से देखते चलो, मैंने बस इतना बोल दिया है कि लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस पॉइंट से पास करने वाले कितने लाइन होंगे, इनफाइनाइट लाइन होंगे। एक लाइन ऐसे हो गया, एक लाइन ऐसे हो गया जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, एक लाइन ऐसे हो गया जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस पॉइंट से पास करने वाले तो इनफाइनाइट लाइन होंगे। हाँ, अब मैंने अगर ये बोल दिया कि एक लाइन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है और एक गिवन डायरेक्शन के पैरेलल है। गिवन डायरेक्शन के पैरेलल है इसका मतलब एक वेक्टर के भी पैरेलल है। कहने का ये मतलब है कि अगर मैंने बोला कि एक लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है, अब लाइन यूनिक हो गया। अब लाइन वेरी नहीं कर सकता है। अब जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन होगा वो यही लाइन होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा लाइन नहीं होगा। मतलब कि ये जो लाइन हो गया ना, ये लाइन फिक्स हो गया, मतलब यूनिक हो गया। अगर मैंने बोला कि लाइन जो है इस पॉइंट ए से भी पास कर रहा है और ये वेक्टर ए के पैरेलल भी है, तो ये जो लाइन एल है ये यूनिक हो गया। अब ये वेरिएबल लाइन नहीं बचा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इस टाइप के लाइन का इक्वेशन रीड करना है जो एक गिवन पॉइंट से पास करे और एक गिवन वेक्टर के पैरेलल हो, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, it passes through two given point. It passes through two given points. अब अगर लाइन जो है दो गिवन पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई लाइन दो गिवन पॉइंट से पास करे तो वो भी लाइन यूनिक होगा, चाहे वो दो गिवन पॉइंट कहीं पर भी हो, स्पेस में हो, प्लेन में हो, कहीं पर भी हो। अगर दो फिक्स पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है तो वो लाइन हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे क्या कि उस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसका हम कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे व्हेन इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या रीड करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी, इस वी वेक्टर के पैरेलल है। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो उसके लिए तुम पहले यहाँ पे ध्यान से देखो। मान लो कि ये हमारा z एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारा z एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस, और ये हो गया हमारा x एक्सिस। एक लाइन ये हमारा ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन एक फिक्स पॉइंट ए, इस फिक्स पॉइंट ए से पास कर रहा है, ठीक है। और एक गिवन वेक्टर बी है, ये गिवन वेक्टर बी है, इसके पैरेलल है।
तो हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, जिस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है इस फिक्स पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है स्मॉल ए वेक्टर। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल ए वेक्टर, और ये गिवन वेक्टर बी के पैरेलल है। अब हमने क्या करना है, बात को सुनो ध्यान से। हमने इस फिक्स पॉइंट, इस लाइन के को हमने बोल दिया एल, ये लाइन क्या हो गया हमारा एल। अब मेरी बात को सुनो, अभी क्या क्या गिवन है, ये लाइन एल है, ये लाइन हमारा क्या है, ये लाइन हमारा एल है, ये लाइन हमारा एल है, ठीक है। ये इस गिवन वेक्टर बी के पैरेलल है और इस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। अब इस फिक्स पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है स्मॉल ए, ठीक है। हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन चाहिए। इसका क्या मतलब है अभी समझोगे। हमने क्या किया, इस लाइन पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा लिया, से पॉइंट पी उठा लिया, ठीक है। इस लाइन पे एक रैंडम पॉइंट पी उठा लिया, कहीं पर भी इस ए पॉइंट को छोड़कर हमने इस लाइन पर कहीं पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी एक रैंडम पॉइंट पी उठा लिया। उसके पोजीशन वेक्टर को हमने आर, स्मॉल आर वेक्टर बोल दिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल ए। इसका मतलब कि ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर क्या बन रहा है हमारा, ये वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर बन रहा है, ये वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर होगा। अब इस पी पॉइंट का ये वेक्टर इक्वेशन क्या है, इस पी पॉइंट का जो हमारा पोजीशन वेक्टर वो क्या है, आर। इसका मतलब कि ये जो वेक्टर बन रहा है, ये वेक्टर क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब ओ ए वेक्टर क्या हमारा, सबसे पहले ओ ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कि किसके इक्वल है, स्मॉल ए वेक्टर के इक्वल है। फिर ओ पी वेक्टर क्या है, ओ पी वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कि आर के इक्वल है, ठीक है। अब ये जो ए पी वेक्टर है, ये जो ए पी वेक्टर है, ये जो हुआ ना हमारा ए पी वेक्टर, ये क्या है, ये पैरेलल हो जाएगा, इस पैरेलल टू बी वेक्टर के पैरेलल है। क्यों, बिकॉज ये ए पी वेक्टर लाइन पे लाई कर रहा है और लाइन जो है बी वेक्टर के पैरेलल है। तो ए पी वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो, ए पी वेक्टर को लैम्डा इंटू बी वेक्टर लिख सकते हो। ये तो ऑलरेडी पता है कि दो पैरेलल वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ओ ए पी ट्रायंगल में आ जाओ। वी हैव, इस ट्रायंगल पे हम लोग जो वेक्टर का जो एडिशन रूल होता है ना वो लगाते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ पी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना। ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ पी वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या, ए वेक्टर, प्लस ए पी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, लैम्डा बी वेक्टर, और ओ पी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से हमें आर वेक्टर क्या मिल गया, आर वेक्टर मिल गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। और ये इक्वेशन आ गया वेक्टर फॉर्म में। ये क्या है, पहले ये देखो, ध्यान से सुनते चलो बात को। ये है हमारा इक्वेशन की जगह लिखें वेक्टर इक्वेशन, इसको हम क्या लिखें, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through fixed point A having position vector as small a and parallel to B vector। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे याद रखना है। ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन का। किस स्ट्रेट लाइन का, जो कि एक फिक्स पॉइंट ए से पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है और किस वेक्टर के पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है। इसे रटना है। अब कैसे रटना है वो बता रहा हूँ। इसमें दो बात ध्यान में रखना है। एक तो ये इक्वेशन एज इट इज़ याद रखना है, बिल्कुल एज इट इज़ याद रखना है इक्वेशन। उसके बाद क्या याद रखना है कि ये स्मॉल ए क्या है, ये स्मॉल ए जो लाइन पर फिक्स पॉइंट है ना उसका पोजीशन वेक्टर है, ये भी याद रखना है। ये स्मॉल बी क्या है, ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है ना, इस बी वेक्टर के पैरेलल है, वो ये बी वेक्टर है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। ये भी याद रखना है। समझ में आ रही है बात।
अब ये वेक्टर इक्वेशन बोलने का क्या मतलब, ये जो आर वेक्टर है ना, ये आर वेक्टर, ये आर वेक्टर क्या है, ये तो पोजीशन वेक्टर है। किस पॉइंट का, कोई फिक्स पॉइंट का नहीं। इस लाइन पर कोई भी तुम पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट का अगर तुमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर डाला, इस लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। कोई भी पॉइंट उठा लो, ठीक है, उसका अगर तुमने पोजीशन वेक्टर यहाँ पे डाल दिया, सिर्फ पॉइंट ए को छोड़ के, मैंने क्या बोला है कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट उठा लो, उसके पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर की जगह रिप्लेस करो, सिर्फ पॉइंट ए को छोड़ के, ये जो फिक्स पॉइंट है ना, इसको छोड़ के कोई भी डाल दो, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये इक्वेशन क्या, वेक्टर फॉर्म है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही बात। वेक्टर इक्वेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस लाइन पर सिर्फ पॉइंट ए को छोड़कर तुम किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को इस आर वेक्टर से रिप्लेस करो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा 110%। तो इसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर इक्वेशन बोलेंगे। याद क्या रखना है, एक तो ये याद रखना है कि ये वेक्टर इक्वेशन है, प्लस ये स्मॉल ए वेक्टर क्या है, लाइन पर जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है। ये बी क्या है हमारा, बी जो है हमारा लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो है। और लैम्डा क्या, लैम्डा बिलोंग कोई भी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे तुम लैम्डा का वैल्यू चेंज करते जाओगे, तो लैम्डा का वैल्यू 1 डालोगे तो इस लाइन पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर मिलता जाएगा। समझ में आ रही है बात। लैम्डा का वैल्यू 1 डालोगे तो इस लाइन पे आर वेक्टर मिलेगा हमें, वो आर वेक्टर क्या होगा, इस लाइन पे किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। लैम्डा का वैल्यू -1 डालोगे तो फिर हमें आर वेक्टर क्या मिलेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, इसी लाइन पे किसी भी एक रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। मतलब लैम्डा के वैल्यू को चेंज करते जाओगे तो आर वेक्टर चेंज होता जाएगा, बट ये आर वेक्टर मिलेगा क्या, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इस बात को समझना है, ठीक है। और एक बात आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि अगर मैंने मान लो कि ना मैंने बी वेक्टर ऐसे लिख लिया, सपोज डैट मैंने ये जो बी वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, बी वेक्टर को मैंने बोल दिया, बी वेक्टर को बोल दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसे बोल दिया बी वेक्टर को, ठीक है। तो अगर बी वेक्टर को मैंने ऐसे बोल दिया तो ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी, A, B and C are the direction ratios of vector B as well as direction ratios of line L। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर मैं बोलूँ ना कि इस लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो, इसका मतलब क्या है कि इस लाइन एल के जो पैरेलल वेक्टर है ना उसके डायरेक्शन रेशियो की बात करूँ, हमेशा याद रखना। अगर मैंने बोला कि एक लाइन एल है जिसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, इसका क्या मतलब है कि इस ए बी सी किसका डायरेक्शन रेशियो है, लाइन एल का। तो इसका मतलब कि अगर हमने एक वेक्टर ऐसे बना लिया ना, बी वेक्टर, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, तो ये जो बी वेक्टर होगा इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने बोला कि ये जो बी वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये लाइन एल के पैरेलल वेक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी जो है वो लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो है। मैं लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो बोलूँ, इसका क्या मतलब है कि लाइन एल के जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब लाइन एल के दो पैरेलल वेक्टर हो सकता है, बात को ध्यान से सुनो। एक लाइन एल हमने ऐसे ले लिया, हमने लाइन क्या ले लिया, सॉरी, हमने लाइन एक एल ऐसे ले लिया, ये लाइन एल हो गया हमारा। इसके तो एक पैरेलल इस डायरेक्शन में भी वेक्टर हो सकता है, मान लो इस डायरेक्शन में ए वेक्टर हो गया पैरेलल, इस डायरेक्शन में बी वेक्टर हो गया पैरेलल। तो ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो इस लाइन एल का भी डायरेक्शन रेशियो होगा, जो बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा वो भी इस लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो होगा, पहली बात। और हमें पता है कि दो पैरेलल वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो आपस में प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि मान लो कि ए वेक्टर मैंने ऐसे लिखा, ए वेक्टर लिखा A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और बी वेक्टर का मैंने डायरेक्शन रेशियो ऐसे लिखा, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप, B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास कि ए वेक्टर जो है ये पैरेलल वेक्टर है बी वेक्टर के। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर का, सबसे पहली बात, ए वेक्टर क्या है,
और बी वेक्टर दोनों लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन एल के डायरेक्शन रेशियो को हम A1 B1 C1 भी बोल सकते हैं, A2 B2 C2 भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। A1 B1 C1 ये लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो है, A2 B2 C2 ये भी लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो है। अब ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से मतलब क्या होगा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होगा। इसको भी ध्यान में रखना। कैसे हो जाएगा, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। ए और बी वेक्टर आपस में पैरेलल है, तो एक क्या हो जाएगा, लैम्डा बी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ए वेक्टर क्या हो गया, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इंटू बी क्या हो जाएगा, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, A1 आई कैप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा A2 आई कैप प्लस लैम्डा B2 जे कैप प्लस लैम्डा C2 के कैप। ऐसे हो गया ना। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का वेक्टर और राइट हैंड साइड का वेक्टर आपस में क्या इक्वल है, तो अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तो आई कैप जे कैप और के कैप का जो कंपोनेंट होगा वो भी इक्वल होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, A1 इज इक्वल्स टू लैम्डा A2, B1 इज इक्वल्स टू लैम्डा B2 एंड C1 इज इक्वल्स टू लैम्डा C2। ऐसे मिल गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू लैम्डा। आ गया ना, ये देख लो, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 क्या हो गया, लैम्डा के इक्वल हो गया। तो कहने का ये मतलब है, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि हमारे पास ये लाइन गिवन है, इस लाइन के पैरेलल दो वेक्टर हो सकता है, एक तो वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी। ठीक है, जो वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो होगा वही वेक्टर लाइन एल का भी डायरेक्शन रेशियो होगा, जो वेक्टर बी का डायरेक्शन रेशियो होगा वही लाइन एल का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। और अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल है तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। ये बात समझ में आ रही बात। और या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि कोई लाइन एल ले लूं, उसके डायरेक्शन रेशियो को मैं बोल दूं A1 B1 C1 है। इसका मतलब क्या है कि लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है। या फिर मैं लाइन के डायरेक्शन रेशियो को A2 B2 C2 बोल दूं, इसका मतलब लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, A2 B2 C2। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये वेक्टर इक्वेशन है, इसे याद रखना है, किस फॉर्मेट में याद रखना है कि ये ए वेक्टर क्या है, ये बी वेक्टर क्या है, ये लैम्डा क्या है, ये आर क्या है, सब कुछ का मीनिंग भी याद होगा, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब तो हमने ये वेक्टर इक्वेशन में निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे भी हमने किस में निकाला, वेक्टर फॉर्म में निकाला इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे फ्रॉम वेक्टर फॉर्म। कहने का क्या मतलब है, देखो ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, किस फॉर्म से, वेक्टर फॉर्म से। वेक्टर फॉर्म हमारा क्या, लाइन का आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। देखो हमेशा आर वेक्टर को ना, हमेशा हम क्या लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, हमेशा आर वेक्टर को लेते हैं। और फिर हमने क्या क्या कर लिया, ए वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, मान लो ए वेक्टर को हमने बोल दिया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने क्या बोल दिया, x1 y1 एंड z1 बोल दिया। तो ए पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, और जो बी वेक्टर है उसको हमने क्या बोल दिया, मान लो है वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या, वेक्टर इक्वेशन ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये है ना, इसमें हमने डाल दिया। आर की जगह क्या डालेंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या लिखेंगे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा। और बी वेक्टर क्या हमारे पास, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी
के कैप, ऐसे लिख लिया। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस क्या होगा y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा सी के कैप। ये किसके इक्वल हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे हो गया। अब क्या है, अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड एक वेक्टर है, राइट हैंड साइड एक वेक्टर है। तो अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो उसके आई कैप जे कैप और के कैप के कंपोनेंट भी इक्वल होंगे। अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तो आई कैप और जे कैप और के कैप के कंपोनेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड से आई कैप क्या हमारा, आई कैप का कंपोनेंट एक्स, और राइट हैंड साइड से आई कैप का कंपोनेंट क्या है, x1 प्लस लैम्डा ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से जे कैप का कंपोनेंट क्या है वाई, राइट हैंड साइड से जे कैप का कंपोनेंट क्या है y1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर, एंड लेफ्ट हैंड साइड से के कैप का कंपोनेंट क्या है z, और राइट हैंड साइड से के कैप का कंपोनेंट क्या है z1 प्लस लैम्डा सी वेक्टर। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा के। फिर y माइनस y1 अपॉन बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा के, एंड z माइनस z1 अपॉन सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा के। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, सेकंड इक्वेशन बोल दिया, थर्ड इक्वेशन बोल दिया, फ्रॉम 1 2 एंड 3। x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। बच्चों ये आ गया हमारा इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। इसे याद रखना एज इट इज, ये याद रखना है। और सुनो, याद क्या क्या रखोगे वो भी बता दे रहा हूं। एज इट इज याद रखना है इसे हमें, और किस फॉर्म में याद रखना है, बात को सुनो क्या है। ये x1 पहले तो ये बिल्कुल रट जाना है, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये किस लाइन का इक्वेशन है, जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। उस फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, उस फिक्स पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो बता रहा हूँ, x1 y1 z1। ये जो लिखा है ना x1 y1 z1, x1 ये y1 और ये z1, जिस लाइन जिस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है। और ये ए बी सी जो लिखा है ना, ये ए बी सी लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है ना, उस वेक्टर का ये डायरेक्शन रेशियो है। आ रही मेरी बात समझ में, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो है, याद रखना है। पहली बात की ये इक्वेशन एज इट इज इस फॉर्म में याद तुम्हें रखना है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि ये इक्वेशन किस लाइन का इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म में, जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या x1 y1 z1, और जिस लाइन वो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी। ठीक है, फिर हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि जो डायरेक्शन रेशियो होता है, जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो भी डायरेक्शन रेशियो होता है, पता है ना। डायरेक्शन कोसाइन इज ऑल्सो डायरेक्शन रेशियो, बट एवरी डायरेक्शन रेशियो इज नॉट डायरेक्शन कोसाइन, बट डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो भी डायरेक्शन रेशियो होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 अपॉन एम इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन एन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को। वेर यहाँ पे क्या है, एल एम एन क्या है, एल एम एंड एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस, are the direction cosines of वेक्टर। कौन से वेक्टर का, बी वेक्टर का। ये जो बी वेक्टर है ना उसका डायरेक्शन कोसाइन है। एलिमेंट जो है हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो गया बी वेक्टर का। यहां तक आगे बात समझ में। तो ये भी फॉर्म याद रखना है तुम्हें, ये जो फॉर्म है ना, ये भी फॉर्म एग्जैक्टली इसी फॉर्म में याद रखना है। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्या, अभी तक हमने क्या रीड किया, अभी तक हमने दो इक्वेशन पढ़ा। एक तो वेक्टर का इक्वेशन पढ़ा कि ये वेक्टर का कौन सा इक्वेशन पढ़ा कि अगर कोई लाइन हमारे पास एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, इस फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है,
सॉरी फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर के पैरेलल है, तो लाइन का जो वेक्टर फॉर्म होगा, वेक्टर इक्वेशन होगा, वो ये होगा। ठीक है, ये याद रखना है। जिसमें ए, ये क्या है, ये जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, ये बी वेक्टर क्या है, जो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उस वो वेक्टर क्या हमारा बी वेक्टर हो गया। फिर कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन है। और देख लो हमने कैसे कार्टेशियन फॉर्म को डिराइव किया, किससे, वेक्टर फॉर्म से, वो देख लो, डेरिवेशन दे रखा है। अब यहाँ पे दो फॉर्म है, इस फॉर्म में भी याद रखना है, इस फॉर्म में भी याद रखना है। इसमें क्या है कि ए बी सी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ये जो वेक्टर पैरेलल है ना बी वेक्टर, इसके डायरेक्शन कोसाइन से रिप्लेस कर दिया। ये जो बी वेक्टर है इसके डायरेक्शन कोसाइन से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज क्या होता है कि डायरेक्शन कोसाइन इज ऑल्सो अ डायरेक्शन रेशियो। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।